नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में हम देश और दुनिया की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 7 दिन में लोगों को नहीं हटाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में तकरीबन 50,000 लोगों को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी जिसमें रेलवे को 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में अतिक्रमण हटाने का फैसला सही नहीं है। जस्टिस अभय एस ओक की बेंच के आदेश के बाद ये साफ हो गया कि फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कौल ने कहा, इस मामले को मानवीय नजरिए से देखना चाहिए। मामले में समाधान की जरूरत है। लोगों के घरों को ध्वस्त करने से पहले पुनर्वास का काम कराया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत धन्यवाद। उन्होंने मानवीय पहलू भी सुना और 4,365 परिवारों के सर पर छत बची रहे इस बात को भी समझा। 40-40, 50-50 साल से लोग वहां रह रहे हैं, उस बात पे भी उन्होंने ध्यान दिया और फाइनली रोक दिया रेलवे को कि आप छत नहीं उजाड़ सकते लोगों के सर से जब तक आपके पास कोई ठोस आधार ना हो और जब तक कि आप उनको रिहेबिलिटेट करने का कोई प्लान ना हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार, रेलवे समेत सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसे स्वीकार करेंगे। वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगा दी है, वो मामला दरअसल क्या है आपको समझाते हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की 29 एकड़ जमीन है। इस जमीन पर सालों पहले कुछ लोगों ने कच्चे घर बनाए, बाद में धीरे धीरे यहाँ पक्के मकान बनाए गए। इसके बाद बस्तियां बस्ती चली गई। बस्तियों में 4,000 से ज्यादा परिवार हैं, जिसमें 50,000 लोग रहते हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया। रेलवे ने अतिक्रमणकारियों को 9 जनवरी तक जमीन खाली करने को कहा। तय समय पर जमीन नहीं छोड़ने पर मकान तोड़ने की चेतावनी दी। इसी के बाद लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया और अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया, जहां लोगों को अंतरिम राहत दी गई। इसके बाद हल्द्वानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने इस केस की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोलिन गोंजाल्विस ने बहस की। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बारे में बताया और कहा, ये भी साफ नहीं है कि ये जमीन रेलवे की है या फिर नहीं। हाईकोर्ट के आदेश में भी कहा गया कि वो राज्य सरकार की जमीन है। इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे। सुनवाई के दौरान और क्या क्या बहस हुई उसमें से आपको कुछ तथ्य बताते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने रेलवे से के वकील से पूछा, क्या रेलवे और राज्य सरकार के बीच जमीन डिमार्केशन हुई। इस पर रेलवे के वकील ने कहा, रेलवे के स्पेशल एक्ट के तहत हाईकोर्ट ने कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है। फिर जस्टिस ने पूछा, आप केवल 7 दिनों का समय दे रहे हैं और कह रहे हैं कि खाली करो। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूद वकील से पूछा, 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, पुनर्वास के लिए सरकार ने कोई योजना आखिर क्यों नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जमीन भले ही आपकी है, कुछ लोग 1947 से पहले से यहाँ पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, पुनर्वास की अनुमति यहाँ दी जानी चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों पर फोकस रहा। क्या कुछ बातें हुई है आपको हमने ये भी बताया। सुप्रीम कोर्ट पे आज किस तरीके से बहस हुई है, ये जानकारी भी भारत 24 ने आप तक पहुंचाया। देखिए, हल्द्वानी अतिक्रमण मामले पर आपको कुछ और बड़ी बातें बताते हैं, कुछ और इससे जुड़े तथ्य अब बताते हैं। बुलडोजर चला करके एकदम सभी 50,000 लोग आखिर कैसे हटेंगे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने बहस के दौरान पूछे। यानी एक साथ 50,000 लोगों को आप कैसे हटाएंगे, रातों रात 50,000 लोग आखिर कैसे हटाए जा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी बहस के दौरान रखा। हल्द्वानी अतिक्रमण पर कुछ अहम बातें, कुछ बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने आदेश पारित करने में गलती की, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही पुनर्वास जैसे व्यवहारिक समाधान खोजने की जरूरत है। यानी ये जो तमाम लोग, लगभग 4500 परिवार जो यहाँ पर रह रहा है, वो कैसे कहीं और उनका पुनर्वास कैसे करवाया जाए, इस पर जोर सुप्रीम कोर्ट का रहा। साथ ही रेलवे और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी मिला है।
सुनवाई की अगली तारीख अब इस पूरे मामले पर 7 फरवरी को रखी गई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे, ये सीएम धामी की तरफ से इसको लेकर के जवाब भी आया। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यूपी में निवेश के लिए विदेश में सफल रोड शो के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुंबई में रोड शो किया। मुंबई दौरे का आज योगी का दूसरा दिन है। योगी ने आज बैंकर्स और उद्योगपतियों से मुलाकात की। उन्होंने बैंकिंग दिग्गजों का आह्वान करते हुए कहा कि आइए साथ मिलकर बनाए नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने अगले महीने लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों को शामिल होने का न्योता भी दिया। देखिए ये रिपोर्ट। फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में लगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में देसी निवेशकों को साधने में जुटे हैं। ऐसी कवायद में सीएम योगी ने मुंबई में बैंक कर्मियों और उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने बैंकिंग दिग्गजों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आइए साथ मिलकर बनाएं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और आपके जो भी सुझाव होंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उसे उत्तर प्रदेश सरकार सहर्ष स्वीकार करेगी और उसमें अपनी ओर से भरपूर योगदान भी देगी। इस मुलाकात में सीएम योगी ने दिग्गजों को बताया कि यूपी में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए शानदार माहौल तैयार है और निर्यात बड़े पैमाने पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी के माध्यम से लोकल उत्पाद को वैश्विक बाजार मिला है। सीएम योगी ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 के लिए विदेशी और स्वदेशी दोनों निवेशकों की ओर प्रस्ताव मिल रहे हैं। होटल ताज में बैंकर से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि यूपी में पिछले 5 साल में बहुत काम हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस परिकल्पना को जो पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता को, जिस भावना को आगे बढ़ाने के लिए कभी जगत आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देश के अंदर 4 भागों में 4 पीठों की स्थापना की। यही नहीं, उद्योगपतियों को किसी डर की आशंका को दूर करते हुए सीएम योगी ने यह भी बताया कि यूपी में कानून व्यवस्था के फ्रंट पर बड़ा काम हुआ है। इस पर बैंकों के अधिकारियों ने भी यूपी में कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ की। योगी के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी योगी के काम की खूब सराहना की। उत्तर प्रदेश आज दुनिया में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री लगाने के लिए। और अभी 3 जून 2022 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 80,224 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। हमने 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट पहले जो किया था उसमें एमओयू हुआ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के सबसे बड़े डाटा सेंटर का लोकार्पण किया। इतने सारे डाटा सेंटर हमारे पास आ रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर। सीएम योगी अपने मुंबई दौरे में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों से भी मिलने वाले हैं। इसमें सीएम योगी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों से यूपी में फिल्म सिटी को लेकर चर्चा करेंगे। बुधवार को दौरे के पहले दिन उन्होंने अक्षय कुमार से मुलाकात की थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी को नए भारत का विकास इंजन और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ मुंबई पहुंचे हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से मुलाकात की, देश के सबसे बड़े राज्य में उद्योग लगाने का निमंत्रण दिया। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में उद्योगपतियों के विकास में भागीदार बनने का आह्वान भी किया। ऐसे में आपको सीएम योगी की आज की बड़ी बातें अब बताते हैं। दरअसल यूपी में सुरक्षित माहौल के चलते स्थापित हो रहे हैं नए उद्योग, और क्या कुछ एजेंडा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन की अनंत संभावनाएं यूपी में है, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं। राज्य में किसी भी कारोबारी से पैसे नहीं वसूले जा सकते, कोई भी गुंडा राज यूपी में नहीं होगा, इसका भी आश्वासन। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से यूपी का एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है, इस बात का जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। देश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य है यूपी, ये भी उन्होंने कहा। और ऐसे में विश्व स्तरीय सड़क संपर्क के साथ एक्सप्रेसवे राज्य भी यूपी है। तो यूपी को लेकर के पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। यूपी के प्रगतिशील बदलाव की यात्रा में सहयोगी बने उद्योगपति, इसका आह्वान किया। साथ ही उन्होंने उद्योगपतियों को न्योता भी दिया।
और चलिए अब अखंड भारत में खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को त्रिपुरा के धर्मनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने विरोधी दलों को आड़े हाथ लिया। शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट सरकार त्रिपुरा के कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग में समेटकर बैठी थी और विप्लव भाई ने उनको 7वां वेतन आयोग दिया। कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है और कम्युनिस्ट दुनिया में समाप्त हो गए। त्रिपुरा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने को है। ऐसे में बीजेपी ने कमर कस ली है। फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी के दिग्गज लगातार दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। त्रिपुरा के धर्मनगर में अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में कम्युनिस्टों का सफाया हो गया है और कांग्रेस का देश से सफाया हो गया है। हमने तय किया था त्रिपुरा को एक कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाएंगे। हमने तय किया था कि कम्युनिस्टों के शासन को उखाड़ कर फेंक देंगे और मैंने ही नारा दिया था, चलो पलटाई। और त्रिपुरा की जनता का हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ऋण रहेगा। चलो पलटाई के नारे को आपने सार्थक किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित शाह ने ये भी बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी की रैलियों में गिने चुने लोग दिखते थे। उन्होंने कहा कि 2018 में मैं पहली बार त्रिपुरा आया था। मेरी बहुत बड़ी सभा हुई थी क्योंकि उसमें महज 11 लोग मौजूद थे। हमने तय किया था कि त्रिपुरा को कम्युनिस्टों से मुक्ति दिलाएंगे और उनके शासन को उखाड़कर फेंक देंगे। अमित शाह सभा स्थल पर कुछ देरी से पहुंचे। ऐसे में उन्होंने इसके लिए लोगों से माफी भी मांगी। इससे पहले उन्होंने जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब बात करते हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं। शहर शहर घूम रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करने का वादा कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी ने नीतीश के समाधान यात्रा पर ही सवाल उठा दिए। सवाल ये कि आखिर 15 साल तक शासन करने के बाद भी बिहार बदहाल क्यों है, जनता परेशान क्यों है, बिहार के विकास पर आखिर ब्रेक क्यों? सुशासन जब जमीन में समा जाए, कानून व्यवस्था कराहने लगे, खाकी बेबस हो जाए, खादी पर लगे दाग दिखने लगे, जब जनता की आंखों से आंसू बहने लगे, तो कानून के रखवाले सरकार के नुमाइंदे कहें या फिर खुद सरकार यात्रा पर निकल जाती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक ऐसी ही यात्रा पर निकले हैं। बिहार के शहर शहर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यात्रा को नाम दिया है समाधान यात्रा। अब नीतीश बाबू से कौन पूछे, 15 साल से सत्ता में है, खुद सीएम है। 2003 से 2023 आ गया, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद नीतीश के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। तभी तो बिहार भ्रमण पर निकले हैं, वरना तो उनका इरादा देश भ्रमण का था। नीतीश की नजर पटना के रास्ते दिल्ली पर टिकी है, लेकिन उनके लिए जरूरी है वोट, और इसीलिए नीतीश बिहार में अपने वोटरों को पहले से तलाश रहे हैं, फिर देश में सहयोगियों को तलाशेंगे। अलग अलग जिलों के विभिन्न जगहों पर जहां संभव जाएं और वहां जा करके हमने देखा कि जिन जगहों पर पहले कितना काम किया गया, काम में कोई बाधा आ गई या काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अगर काम पूरा हो गया तो आगे और क्या होना चाहिए, इसी को देखने के लिए हम आए ही। अब देखिए, पहले तो कर ले और उसका हाउस जनवरी में खत्म हो जाएगा। नहीं, जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 तक हमको ऐसा लग रहा है। और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो एक आध कुछ और देख लेंगे, उसमें कोई बात। तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद विधानसभा हाउस भी है ना, तो कर लेंगे, इसके बाद आगे करते हैं। फरवरी में बजट सत्र के बाद से ही देश की यात्रा पर निकलेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि अब तक जो काम किए उसका जायजा ले रहे हैं कि वो कितने पूरे हुए। नीतीश कुमार की नजर 2024 पर है। नीतीश दिल्ली पर तीर चलाने की कोशिश में है। नीतीश 2024 में पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन 2024 तक बिहार सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले भी नहीं हैं।
नीतीश ने इशारों में तेजस्वी और आरजेडी नेताओं को बता दिया कि 2024 तक वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले और समाधान यात्रा के जरिए जेडीयू के समर्थन में माहौल बनाते रहेंगे। लेकिन अब नीतीश की समाधान यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तीखा प्रहार किया है। ये जनाजा यात्रा इनका है, ये यात्रा नहीं बल्कि ये पूरी तरह से बिहार का जनाजा निकालने पर ये लगे हुए हैं और जनता को धोखे में डालने का काम हो रहा है, जनता को धूल फेंकने का काम, ये धूल झोंक यात्रा कह सकते हैं। हर प्रकार से धूल झोंकना ये इनका स्वभाव रहा है, जनता को बरगलाने का, जनता को धूल झोंकने का आंख में। अब ये पलटू यात्रा, पलटू बाबू पलटू यात्रा निकाले, कोई यात्रा निकालते रहे, उसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है बिहार पर। फरवरी में नीतीश बाबू भ्रमण पर निकलेंगे। बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट होकर 2024 में दिल्ली की गद्दी पर कब्जे का ज्ञान देंगे। सवाल है कि भारत भ्रमण यात्रा के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या नीतीश कुमार सरकारी पैसे से खरीदे गए बिहार सरकार के विमान से भारत भ्रमण करेंगे? बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कोई सार्वजनिक सभा नहीं है। उनको डर है कि कोई काला झंडा न दिखा दे, कोई पत्थर न फेंक दे, कोई शिक्षक आकर नारा न लगाने लग जाए, कोई 10 लाख के नौकरी की मांग न करने लग जाए। इसलिए केवल ये यात्रा जो है वो केवल समीक्षा बैठक है पदाधिकारियों के साथ। तो इसको यात्रा देने का तो कोई तुक ही नहीं था। आप प्लेन से या गाड़ी से जाकर भी आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं वो कर सकते थे। और उनको इसलिए इस डर के कारण इस बार की यात्रा में उन्होंने कोई सार्वजनिक सभा नहीं रखी है। सवाल तो ये भी है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि आरजेडी नीतीश से गद्दी छोड़ने की मांग कर रही है, तेजस्वी को सीएम बनाने का दबाव बना रही है, लेकिन नीतीश 2024 तक कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं है। अब आरजेडी नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को जनाधारहीन नेता बता रहे हैं। ये नहीं बताते कि आप लोकसभा 243 पा गए, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहते तो 2-4-5 सीट भी आपको मिलना मुश्किल होता। सवाल है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या सुधाकर सिंह लालू यादव के इशारे पर बोल रहे हैं? आखिर आरजेडी सुधाकर सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या दाल में कुछ काला है? क्या नीतीश को आरजेडी पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब इसी बीच आपको आर्थिक राजधानी यानी मुंबई लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त योगी आदित्यनाथ बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुंबई दौरे पर हैं। यूपी में निवेश को लेकर के तमाम उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात हुई और अब बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी ये अहम बैठक हो रही है। नोएडा में बनाए जाने वाले फिल्म सिटी को लेकर के ये अहम बैठक हो रही है। यहां उनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर्स से हो रही है। कई अभिनेताओं के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। किस तरीके से यूपी में इन्वेस्ट किया जाए इसको लेकर के तमाम उद्योगपतियों से उनकी पहले ही चर्चा हो चुकी है। फिनटेक उद्योगपतियों से उनकी चर्चा हुई। इसके साथ ही ये मुलाकात का दायरा भी बढ़ता चला गया और अभी फिलहाल फिल्म के प्रोड्यूसर्स से सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात आप देख रहे हैं। श्री समेत शिखर पर केंद्र का बड़ा फैसला। 2019 की अधिसूचना पर राज्य सरकार कार्रवाई करे, झारखंड सरकार जरूरी कदम उठाए, ये बात कही गई। पारसनाथ क्षेत्र में शराब मांस की बिक्री ना हो, धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखे, भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान। 2019 अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों पर रोक लगी। पर्यटन, इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए, सरकार ने किया है कमेटी का गठन। तो 2019 की अधिसूचना पर कार्रवाई करे सरकार, झारखंड सरकार जरूरी कदम उठाए, भूपेंद्र यादव की तरफ से कहा गया। क्षेत्र में शराब मांस की बिक्री ना हो, ये ध्यान रखा जाए। लगातार समेत शिखर को लेकर के जैन समुदाय के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने पर ये बड़ा मार्च लगातार जैन समाज की तरफ से किया जा रहा था। दिल्ली के कजावला में अंजलि सिंह की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस लगातार सवालों के घेरे में आती रही है। वो हर बार इस मामले में कुछ नया लेकर आ जाती है। इस बार अंजलि की कथित दोस्त निधि की तरफ पुलिस जांच की सुई घूमती नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस निधि को अहम गवाह मान रही है। तो क्या अंजलि की मौत का सच निधि जानती थी? क्या निधि अंजलि की मौत पर लोगों को गुमराह कर रही है? आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अंजलि सड़क पर घिसटते घिसटते दम तोड़ देती है। इस हादसे का सच अंजलि बखूबी जानती होगी।
लेकिन वो अपने गुनहगारों के खिलाफ कटघरे में खड़े होकर गवाही कैसे दी? कैसे कहे कि यही वो गुनहगार है जिसने उसको सड़क पर दौड़ाकर हत्या कर दी? वो कैसे कहे पुलिस अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कहानी गढ़ रही है, जबकि सच तो निधि भी जानती है लेकिन झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। लड़की बहुत ज्यादा नशे में थी, लड़की गाड़ी के नीचे आ गई। ठीक है, लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत कर मत कर। हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। तो सवाल यही है कि निधि आखिर सच जानते हुए भी झूठ क्यों बोल रही है? उसके दावे पर अंजलि के परिवार वालों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या निधि सब जानते हुए भी दिल्ली पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? तो क्या दिल्ली पुलिस अब सच जानने के लिए निधि की मानसिक हालातों का परीक्षण करेगी? अंजलि की डेथ मिस्ट्री की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली की सर्द रात में हुई वारदात का सच गुमनाम होता जा रहा है। पुलिस अंजलि के साथ हुई वारदात का सच सामने लाने का भरोसा दे रही है। उसकी 18 टीमों को दिल्ली की गलियों में रात दिन दौड़ा रही है, लेकिन कामयाबी के नाम पर सिर्फ पुलिस के पास थ्योरी है। सवाल यह है कि सच कौन बताएगा? क्या पुलिस अंजलि का इंसाफ दिला पाएगी? सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस प्रशासन उससे सख्ताई से पूछे कि क्या कर रही है, क्यों कर रही है। पुलिस की थ्योरी पर पहले दिन से सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस वारदात से जुड़ा सच कई सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। दिल्ली की सड़क पर दौड़ती कार में फंसी अंजलि का अपना सच है और सीसीटीवी में दौड़ती भागती निधि का अपना सच है, जबकि दूसरी तस्वीर निधि के घर पहुंचने की बताई जा रही है। नई नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। पुलिस इन सीसीटीवी की जांच कर रही है। वो कह रही है कि जो कुछ भी होगा वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन वो ये बताने में नाकाम है कि रात के 1:36 पर निधि अगर घर पर थी और घटना रात के 2:04 के करीब हुई, तो फिर निधि हादसे से पहले घर पहुंच कैसे गई? इसके पीछे का सच जानने के लिए दिल्ली पुलिस छानबीन करने का दावा तो कर रही है, लेकिन जिस तस्वीर में निधि को गली में दौड़ते हुए देखा जा रहा है, ये तस्वीर दरअसल बताई जा रही है रात 2:02 की। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जो सीसीटीवी बरामद किए गए हैं उनकी दोनों टाइमिंग्स अलग अलग है। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस अब इस पर भी पूरी तरीके से बिना जांच किए ही कोई भी बयान दे रही है? सोचिए, पुलिस सीसीटीवी की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है, पर सवाल है कि क्या निधि के झूठ को सच साबित करने की कोशिश की जा रही है? क्या पुलिस को निधि के अलावा किसी और चश्मदीद पर कोई भरोसा नहीं है? आखिर निधि पर पुलिस का इतना जोर क्यों है, जिस पर पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं? कहीं भी कोई भी जब कोई इस तरह का हादसा होता है, मिसिंग है या कोई मर्डर है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लास्ट में कौन था या कोई आई विटनेस है इसका। तो लास्ट सीन को ट्रेस करते हुए हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि जो निधि है वो इसमें एक बहुत अहम विटनेस है। निधि सारी बात गलत कर रही है, नाम निधि को जानते। अगर निधि उसकी फ्रेंड भी है तो मेरे बेटे को अकेले कैसे क्यों छोड़ के आ गई? कोई फ्रेंड ऐसी होती हैं? 31 दिसंबर देर रात की इस वारदात को 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन जांच के नाम पर दिल्ली पुलिस के पास सिर्फ 5 आरोपियों की जगह 7 आरोपियों की थ्योरी है। लेकिन उस रात को कैसे वारदात हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्या अंजलि का सच सामने नहीं आएगा? आखिर 31 दिसंबर की रात को हुआ क्या था? क्योंकि एक और पुलिस ये दावा कर रही है और कह रही है कि जब अंजलि की स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, उस वक्त गाड़ी चालक को ये पता था कि। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुकेश अंबानी से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुंबई के ताज होटल में ये मुलाकात हुई। मुकेश अंबानी से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, मुंबई के ताज होटल में ये मुलाकात हुई है। मुंबई दौरे पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी बीच तमाम उद्योगपतियों से उनकी मुलाकात हुई। मुकेश अंबानी से मुलाकात हुई है ताज होटल में सीएम योगी आदित्यनाथ की। तस्वीरें आपके सामने। इन्वेस्टर समिट को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इस वक्त मुंबई पहुंचे हुए हैं। देश के नामी गिरामी उद्योगपति मुकेश अंबानी से उनकी मुलाकात हुई है। तस्वीरें ताज होटल से आपके सामने।
सीएम योगी आदित्यनाथ से मुकेश अंबानी की मुलाकात, ये तस्वीरें भी सामने आई। औपचारिक मुलाकात करते हुए मुकेश अंबानी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबई के ताज होटल में सीएम योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात हुई है। इन्वेस्टर समिट को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं। तमाम उद्योगपतियों से वहां उनकी मुलाकात हो रही है। फिनटेक उद्योग से भी जुड़े लोगों से उनकी मुलाकात हुई। इसके साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। और इसी बीच ये तस्वीर देश के नामी गिरामी उद्योगपति मुकेश अंबानी से सीएम योगी आदित्यनाथ की औपचारिक मुलाकात मुंबई के ताज होटल में हुई। और चलिए हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े। दिल्ली में अंजलि की डेथ मिस्ट्री सुलझाने की जगह और उलझती जा रही है, जिसको पुलिस बड़ी आसानी से सुलझाने की तरफ बढ़ रही है। उस डेथ मिस्ट्री में लगातार अलग अलग होते दावों ने पुलिस की जांच पर पहले दिन से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको इसकी जानकारी देते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2023 को सुल्तानपुरी में अंजलि का शव बरामद किया गया। फिर 1 जनवरी 2023 को एक्सीडेंट की धाराओं में केस भी दर्ज किया गया। 1 जनवरी 2023 को ही 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। अब 2 जनवरी का वक्त आता है। 2 जनवरी को पुलिस की एक्सीडेंट की थ्योरी पर तमाम सवाल उठने लगे, क्योंकि पुलिस अलग अलग बयान देती हुई नजर आई। तो पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई। एक्सीडेंट की घटना में नए शख्स की एंट्री अब 3 जनवरी 2023 को हो जाती है। यहाँ एक नए शख्स की एंट्री होती है। अंजलि की कथित दोस्त निधि के कई दावे सामने आने शुरू होते हैं 3 जनवरी। वो एक्सीडेंट के वक्त अंजलि के साथ थी, ये बात अंजलि की दोस्त निधि कहती है। निधि ने अंजलि के नशे में होने की बात कही। ये एक थ्योरी भी सामने आई कि शायद वो नशे में थी, जिसके बाद ये पूरा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन 4 जनवरी को पोस्टमार्टम में नशे की बात पूरी तरीके से खोखली पाई गई। निधि के घर पहुंचने की टाइमिंग पर भी सवाल उठे, क्योंकि जिस तरीके से नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए, कई ऐसे सवाल खड़े हो गए। अंजलि के परिवार ने निधि के दावों को पूरी तरीके से झूठा बता दिया। निधि एक्सीडेंट केस में एक अहम गवाह है पुलिस के मुताबिक, और लगातार पुलिस निधि से जांच पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है। एक्सीडेंट केस में अब पुलिस कह रही है कि 5 नहीं, दरअसल वहां 7 आरोपी थे। 2 आरोपी फरार हो गए, जिसकी तलाश इस वक्त दिल्ली पुलिस कर रही है। दीपक नहीं, अमित गाड़ी चला रहा था, इस बात का खुलासा भी दिल्ली पुलिस की तरफ से हुआ। तो देखिए कैसे धीरे धीरे सारी थ्योरीज बदली है, ये एक बड़ा सवाल है, और दिल्ली पुलिस खुद से अब सवालों के घेरे में आ गई है। देखिए, सोचिए, जिस निधि पर दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा भरोसा है, जिसका दावा किया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो भरोसा हवा हो गया, जिसके सच पर अब सवाल उठ रहे हैं, जिसने अपने ही दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया, जिसने वारदात के 2 दिन बाद तक चुप्पी नहीं तोड़ी, उस पर दिल्ली पुलिस को भरोसा है कि अगर कोई अंजलि के सच को जानता है तो वो निधि है। सोचिए, जिस निधि पर दिल्ली पुलिस को बहुत ज्यादा भरोसा है, जिसका दावा किया हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हवा हो गया, जिसके सच पर सवाल उठ रहे हैं, जिसने अपने ही दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया, जिसने वारदात के 2 दिन बाद तक चुप्पी नहीं तोड़ी, उस पर दिल्ली पुलिस को भरोसा है कि अगर कोई अंजलि के सच को जानता है तो निधि। लड़की की गलती है, जो लड़की इतने नशे में ड्राइविंग कर रही है। मैंने उसको मना करा कि मत चला, मैं होश में हूँ, मेरे को चलाने दो। उसने मेरे पे विश्वास नहीं करा। तो क्या सच में निधि अंजलि के सच को जानती है? क्या निधि एक्सीडेंट के वक्त अंजलि के साथ थी? क्या सच में निधि एक्सीडेंट का आंखों देखा हाल लोगों से बता रही थी? क्या सच में ये एक हादसा था जो अंजलि की गलती से हुआ? क्योंकि जिस एक्सीडेंट का दावा निधि ने किया, आज उस पर पुलिस मोहर लगाती दिखाई दी। गाड़ी लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है। लड़कों ने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया। इंसिडेंट में दिल्ली पुलिस ने एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करा था। मेडिकल बोर्ड ने कल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया था, और आज उस पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की प्रोविजनल रिपोर्ट हमें मिली है। प्रोविजनल रिपोर्ट के आधार पर जो डेथ है वो एंटीमॉर्टम इंजरीज की वजह से हुई है। अगर ये एक हादसा था तो निधि उसी वक्त पुलिस के सामने क्यों नहीं आई? वो पुलिस स्टेशन जाने से पहले घर क्यों गई? आखिर वो पुलिस से क्या छिपाना चाहती थी? आखिर उसने अपने पड़ोसी को क्यों नहीं बताया कि एक्सीडेंट हुआ? उसने सबसे पहले फोन चार्ज करने की बात क्यों की? सवाल है कि फोन चार्ज होने के बाद उसने सबसे पहले किसको कॉल की और क्या बताया? और यहाँ पर हाथ में फ्रैक्चर सा होता है वैसे ही, और टांग पर, ठीक है। तो बस फिर मैं फ़ोन उससे लेके और वो वहाँ पर गई, आवाज़ मारी अपनी मम्मी को
फ़ोन लेके मैं घर में लगाने गया नीचे चार्जिंग पे। सुबह हुई अगले दिन, तो जब उनने मॉर्निंग में मतलब छत पे गई होगी वो धूप वूप सेकने, तो मतलब आस पड़ोस वाले जैसे अपने बोला कि तुमने पूछा नहीं, पर मैंने तो कुछ पूछा नहीं था। तो आस पड़ोस वालों ने पूछ लिया कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसने निधि ने बोला पड़ोसियों को कि मेरा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी से। बात यही नहीं रुकी थी, क्योंकि निधि के चेहरे और हाथों पर चोट के निशान थे। उसने अपने साथ हुए हादसे पर कोई बात नहीं, उसने नहीं बताया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अपने पड़ोसी को धमकाया। सवाल है कि आखिर निधि ने अपने पड़ोसी को क्यों धमकाया? उसने क्यों कहा कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुमको देख लूंगी? दिल्ली की दर्दनाक वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। अंजलि के साथ क्या हुआ ये शायद ही कोई जानता हो। पुलिस जांच का हवाला दे रही है, लेकिन सच ये है कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के दावों पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बेटियों को सुरक्षा का भरोसा कब मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा आज का अहम दिन। 1998 में मोदी को आज ही के दिन मिला था जिम्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का मिला था जिम्मा। ज्योति गेरोला, दिलीप संघनी की जुबानी मोदी की कहानी। सुधा यादव, सविता शारदा ने बताई मोदी से जुड़ी बातें। नरेंद्र मोदी से जुड़ा आज का दिन बेहद अहम। 1998 में दरअसल मोदी को आज ही के दिन जिम्मा दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का जिम्मा दिया गया। ज्योति गेरोला, दिलीप संघनी की जुबानी मोदी की कहानी आपको सुनाएंगे। सुधा यादव, सविता शारदा ने बताई मोदी से जुड़ी बातें। जब राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हो गए थे और मैं प्रदेश का महामंत्री संगठन था, उन्होंने एक टास्क दिया, एक बड़ा टास्क की हमको मसूरी में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक करनी है। उन्होंने कहा भाई ज्योति ऐसा है कि जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी आएंगे वह सब बस से जाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर। मैंने कहा जी बहुत सीनियर लोग भी आ रहे हैं कि नहीं, सब बस से जाएंगे। अब बढ़िया बस मंगाओ, देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी सब बस से जाएंगे। लेकिन बहुत दो तीन बहुत बुजुर्ग हमारे सीनियर थे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी तो गाड़ी की अपेक्षा कर रहे हैं? कह रहे नहीं, जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था का पालन करें, सब नहीं जाना चाहते तो वापस चले। मोदी जी का जो एक विश्वास और एक जो उनका अनुशासन था जीवन के प्रति, अपने काम के प्रति, वह अनुशासन मुझे लगता था कि ये आदमी कितना डिसिप्लिन्ड है। मैं उस समय ये भी नहीं जानती थी कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है। मैंने लैंडलाइन से उनको नंबर मिलाया, वो 7 हरिश्चंद्र माथुर लेन पे रहा करते थे। उन्होंने स्वयं उस फ़ोन को उठाया, मैंने अपना परिचय दिया कि ये मेरा परिचय है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोग मेरे पास में बार बार चुनाव की बात करने आते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा सुधा जी आप हाँ भरिए, आपको संगठन चुनाव लड़ाएगा। मैं उनसे 7 हरिश्चंद्र माथुर लेन पर परिवार के कुछ लोगों के साथ, पार्टी के 2-3 वरिष्ठ नेताओं के साथ में मिलने गई थी। तब वो मेरी पहली मुलाकात थी और मैंने जाकर के देखा कि वो किसी सांसद का निवास है, जिसमें पीछे 2 कमरे थे और वो नीचे गद्दा लगा कर के वहीं पर किताबों का ढेर और एक टेलीफोन रख कर के उसी पर रहते थे। आप जूते चप्पल बाहर निकाल के वहीं बैठ के उनसे चर्चा करें। तो लगा कि इतना बड़ा, जिसको सब लोग तोप कह रहे थे, वो आदमी तो बिल्कुल जमीन पर बैठ कर के बात करता है। नरेंद्र भाई मोदी जब महामंत्री बने तो उनका पदार्पण सूरत में हुआ। सूरत में बहुत ही लोगों में एक उत्साह था कि हम लोग नरेंद्र भाई से मिलेंगे। तो एक नानपुरा में एक बगीचा है, वहाँ पे उनका कार्यक्रम रखा गया। तो लोगों में इतना उत्साह था कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टेज बनाई, सब कुछ किया, लोगों को बिठाया और उनकी एक कुर्सी जो थी ना, वो एक भव्य कुर्सी रखी गई। नरेंद्र भाई आए, लोग बहुत खुश हुए और उनको उस कुर्सी पे बिठाने लगे। तब नरेंद्र भाई ने बोला कि नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मुझे एक सादी कुर्सी दीजिए। तो ये शब्द जो उन्होंने जब कहे, तो तब मैं उनकी महानता को मानने लगी। ये आदमी कितना सादगी वाला व्यक्तित्व है। दिल्ली में रहते तो साथ में रहने का मुझे मौका मिला है, मैं सद्भाग्य हूँ।
तो इतने बड़े जिम्मेदारी के साथ भी एक पारिवारिक भाव, मुझसे नहीं मेरे पूरे परिवार से, वही संगठन के महासचिव बनने के बाद एक दिन रात को रूपाला साहब के गांव के कोई कार्यकर्ता मेरे घर आए और मेरे आदमी ने मना कर दिया कि यहाँ जगह नहीं है। मेरे वहाँ इतने लोग आते थे, पूरी बसें आती थी, सोते थे। तो मैंने फ़ोन किया रात को 12-1 बजे। कार्यकर्ता ने बाहर से पीछे हो जाके मुझे फ़ोन किया कि आदमी मना कर रहा है कि जगह नहीं है। तो मोदी साहब को मैंने जब फ़ोन किया, फिर भी वो रात को 12-1 बजे उठ के मेरे आदमी जाते उनको उठाया, बोले कि जो आदमी आया उनको व्यवस्था कर दो खोल के। एक राष्ट्रीय महासचिव एक गांव के छोटे कार्यकर्ता के लिए रात को उठ के उनके सोने की चिंता करे। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान सामने आया। मौलवियों की तर्ज पर पंडितों पुरोहितों को मिलेगा मानदेय। पंडितों पुरोहितों के लिए बनाया गया है बूथ जल्द ही मामले पर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ये बड़ा बयान। मौलवियों की तर्ज पर ही पंडितों और पुरोहितों को मानदेय अब सरकार देगी। पंडितों पुरोहितों के लिए बनाया गया है बूथ जल्द ही इस मामले पर अपनी रिपोर्ट सीएम तक पहुंचाएगी। और चलिए इसी के साथ अखंड भारत में आज के सफर में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए भारत 24 पर। लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें, 7:05 पर आपसे मुलाकात होगी फेसबुक लाइव पर। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।